So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 25 of नी डायरेक्ट क्लासेस. आज बेटा हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज़ चैप्टर 12 इको सिस्टम. ठीक है, नीट का सिलेबस देखें तो उसमें क्या करना है. हमने नीट के सिलेबस में पैटर्न्स की बात करेंगे, हम इकोसिस्टम पैटर्न्स, कंपोनेंट्स की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी एंड कंपोजिशन की बात करेंगे, एनर्जी फ्लो की बात करनी है, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी की बात करनी है. कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सब डिलीट हो गया है जो लास्ट ईयर था, और सक्सेशन वगैरह के जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर में वो सब अब डिलीट हो चुके हैं. ठीक है बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या है बच्चे. इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. तो इकोसिस्टम क्या है. एक नेचर का एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है जिसमें जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एबायोटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, पीएच, है ना, वाटर, एयर, इन सब के साथ इंट्रैक्शन करते हैं विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट. दिस इज इकोसिस्टम. द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय ए.जी. टेंसले 1935. ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा, है ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी. ठीक है. अब इकोसिस्टम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल, जिसके अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आ जाता है, और एक्वेटिक के अंदर पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरिन इकोसिस्टम्स आते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में आता है. क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम आर दी एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम. ये इंपॉर्टेंट है. मैन मेड इकोसिस्टम के कभी कभार आ जाता है ये क्वेश्चन भी. ठीक है, तो याद रखेंगे. कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर आता है. बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाता है, इट कंप्राइज्ड ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेन पार्ट क्या क्या है. प्रोड्यूसर्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी. फिर आते हैं कंज्यूमर्स, ऑल हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अपना सारा जो हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं अपना खाना किससे लेते हैं, वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं, चाहे डायरेक्टली लें चाहे इनडायरेक्टली लें. तो अब हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर एंड कार्निवोर. फॉर एग्जांपल रैबिट, रैट, स्क्विरल, गोट, कैटल एक्सेट्रा आर हर्बीवोर, है ना, जो कि इंटायरली ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं. एंड बर्ड्स, हॉक, स्नेक, फॉक्स एक्सेट्रा आर कार्निवोर, जो कि मीट, फ्लैशेस पे फीड करते हैं. फिर बात आती है कंज्यूमर्स की. कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, है ना. ऑमनीवोर क्या होते हैं, आर ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, है ना. ये प्लांट पे भी फीड करते हैं, फ्लैश पे भी फीड करते हैं, पिग, बेयर एक्सेट्रा. डेट्राइटिवोरस क्या होते हैं, आर डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स एंड अर्थवर्म, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे, डेड जो डिकेइंग जो है, सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो फीड करते हैं वो डेट्राइटिवोर्स होते हैं. ठीक है बच्चा. फिर बात आती है डीकम्पोजर्स की. डीकम्पोजर्स आर ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगाई, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप्रोब्स और मिनरलाइजर्स. क्यों मिनरलाइजर्स कहते हैं, क्योंकि ये जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो सॉइल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो है, डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, उससे मिनरल्स जो भी निकलता है वो दोबारा से सॉइल में चला जाता है, तो इनको हम मिनरलाइजर्स भी कहते हैं. ठीक है बच्चा. तो ये बात आ गई हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स की. और एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. ठीक है बच्चे. फिर हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैलकुलेटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. तो जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, इनकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन फिजिकल स्ट्रक्चर. दो तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं. स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है इकोसिस्टम का, स्पीशीज कंपोजिशन, It is calculated by identification and enumeration of the plant and animal species of the ecosystem. तो
क्या डेंसिटी है, क्या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या क्या स्पीशीज प्रेजेंट हैं प्लांट या एनिमल की, उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो स्पीशीज कंपोजिशन बताता है। और स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है, ट्रीज होते हैं, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। फिर उससे छोटे क्या होते हैं, श्रब होते हैं, सेकेंड लेयर बनाता है, और हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई दी बॉटम और दी थर्ड लेयर। ठीक है बच्चे। द इंपॉर्टेंट फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, है ना। तो हमने न्यूट्रिएंट साइकिल अब आपके सिलेबस से कट चुका है, तो ये हमने नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो हम पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। इट इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय एनी ट्रॉपिक लेवल पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, है ना, इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जो रेट ऑफ सिंथेसिस है किसी भी बायोमास का किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे, इज कॉल्ड एज दी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। So primary production of productivity, it is the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। किस समय कर रहे हैं, photosynthesis के टाइम पे। It is expressed in terms of weight, है ना, और energy, weight और energy के उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। The total sum of organic matter synthesized by primary producers via photosynthesis is called as ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर बात आती है द ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी स्टोर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ सम एनर्जी फॉर रेस्पायरेशन। तो क्या हो रहा है, रेस्पायरेशन का लॉस हो रहा है जब जीपीपी में से इस जो भी ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है एज अ रेस्पायरेशन। उसके बाद जो एनर्जी बचेगी उसको हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेटरी लॉस ऑफ द प्लांट। तो ये बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2022 में 23 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि जो यहाँ पर जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। तो यहाँ पे आर क्या है, तो आर इज व्हाट, रेस्पायरेटरी लॉस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड बाय फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। और सेकेंडरी क्या है, इट इज़ अ रेट ऑफ न्यू ऑर्गेनिक, क्या है, न्यू ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द कंज्यूमर्स। कौन सिंथेसाइज कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के उससे, है ना। इट इज स्मॉलर देन द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड टेंड्स टू डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है। सो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या कहलाता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय वन ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम एन अदर इन एन इकोसिस्टम। उसको हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। तो एक ट्रॉफिक लेवल से प्लांट से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स से सेकेंडरी कार्निवोर्स, फिर से टॉप कार्निवोर्स में क्या एनर्जी फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, उसको हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। जीपीपी और एनपीपी के बीच में डिफरेंस आ जाता है ना। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से याद रखेंगे। तो प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का क्वेश्चन जो है बेटा 2022 में भी आया है, 2023 में भी इससे क्वेश्चन आया है। तो व्हाट इज डीकम्पोजिशन, और ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। It is a process of breaking down of complex organic matter into inorganic substance like water, carbon dioxide and nutrient by decomposers। तो जैसे कि मान लीजिए कोई लीफ अगर
एक ट्री से गिर के नीचे गिरता है वो कैसे डिकम्पोज होगा, कोई एनिमल अगर उसकी डेथ होती है वो कैसे डिकम्पोज होगा, बाय डिकम्पोजर्स, और उससे जो है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस इज डिकम्पोजिशन। कौन कर रहा है? डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल क्या है डिकम्पोजिशन के लिए, डेट्राइटस है। तो डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? द फर्स्ट स्टेप इज fragmentation. It is a process of breakdown of detritus into small particles by detritivores, for example earthworm. तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। जो डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। कौन करता है? डेट्राइटिवोर्स करते हैं, जैसे कि अर्थफॉर्म इसका एग्जांपल आ गया। तो फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड वन इज लीचिंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर soluble inorganic nutrients reach into soil origin and gets precipitated as unavailable salt. तो जो भी आपका जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के ओरिजिन में चला जाता है और वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ये लीचिंग है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? कैटाबॉलिज्म। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू simple organic material by the action of bacterial and fungal enzymes and their further conversion into simpler organic compounds. तो कैटाबॉलिज्म में क्या आ रहा है? इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। किसका डिग्रेडेशन हो रहा है? डेट्राइटस का, इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कर रहा है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड देन देयर फर्दर कन्वर्जन इनटू, लास्ट में क्या हो जाएगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो थर्ड पॉइंट कैटाबॉलिज्म है। फोर्थ वन इज व्हाट? ह्यूमिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस एंड कोलॉइडल सब्सटेंस कॉल्ड एज ह्यूमस। तो ह्यूमस की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये? एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना। किसका? डार्क कलर्ड एमॉर्फस एंड कोलॉइडल सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस, which is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at a very slow rate. तो ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है ना, रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबियल एक्शन के, राइट। तो फोर्थ वन हमारे पास ये आ गया। फिफ्थ क्या आ रहा है लास्ट का? मिनरलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोबियल एक्शन एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5 पॉइंट हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड फिर मिनरलाइजेशन। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बोथ बोर्ड प्लस नीट दोनों में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप्स अच्छे से याद रखें। ये देखिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस है, जिसके अंदर नीट का क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन इज स्लो इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, बट इट विल क्विकर इफ डेट्राइटस इज कंपोज ऑफ नाइट्रोजन एंड शुगर। अब डेट्राइटस किस चीज का बना हुआ है? नाइट्रोजन एंड शुगर का बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बच्चे, ये याद रखेंगे। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बात हम करते हैं एनर्जी फ्लो की। तो जो भी एनर्जी है, जो मेन सोर्स है वो कौन है? सन है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ऑफ ऑल द टोटल इंसिडेंट सोलर एनर्जी लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR इसका एब्रीविएशन, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। कितना यूटिलाइज कर रहा है? प्लांट यूटिलाइज ओनली 2 to 10% of PAR to sustain the entire living world। इंपॉर्टेंट है।
ये परसेंटेज पूछा जाता है कि कितना परसेंट PAR जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का कितना परसेंट प्लांट यूटिलाइज करता है, तो ओनली 2 to 10% याद रखेंगे। ठीक है बच्चे। फिर इसके बाद बात आती है द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल। हमेशा जो एनर्जी है वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल है। इट फ्लोज फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स एंड दस मेंटेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कभी ऐसा तो नहीं है कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलेगा या फिर प्रोड्यूसर से सन को एनर्जी मिले, नहीं है ना बच्चा ऐसा। हमेशा सन से प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स। तो इट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है बच्चे। Further, there is a constant need of supply of energy to synthesize the molecule. The ecosystem requires the counteract the universal tendency toward increasing disorder. This is in the correlation with the second law of thermodynamics. तो क्या बोला जाए थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? No energy that is trapped into an organism remain in its forever. The energy trapped by the producer is either passed on to the consumer or the organism. वो हमेशा पास ऑन होता रहे, कभी एक जगह पे कंज्यूम होके नहीं रहेगा, ट्रैप नहीं होगा वो, है ना। या तो वो कंज्यूमर के पास जाएगा, आगे पास ऑन होगा, या फिर ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। द कंज्यूमर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। प्राइमरी कंज्यूमर, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स विच ईट अदर एनिमल्स, है ना। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? These are animals who feed on secondary consumers for their nutrition. These are also referred to as secondary carnivores. ठीक है बेटा। फिर इन्हीं की बेसिस पे ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और जो टर्शरी कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनके बेसिस पे क्या बनता है? फूड वेब बनता है। अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस कनेक्टिंग फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर टर्म्ड एज द फूड वेब। ये क्या मेंटेन करता है? इट मेंटेन अ काइंड ऑफ होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस बना के रखता है इन इनके सिस्टम टू मेक इट स्टेबल। ठीक है बच्चे। फिर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरीके से वो फीड कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो उसका रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसके बेसिस पे वो क्या करता है? वो अपना एक पर्टिकुलर प्लेस ऑक्यूपाई करता है। दिस फॉर्म्स अ हायरार्की इन अ फूड चेन कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, दैट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्लांट्स हैं, एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज। फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर, जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ। सेकेंडरी कंज्यूमर में थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, कार्निवोर, बर्ड, फिश एंड वुल्फ। टर्शरी कंज्यूमर क्या है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टॉप कार्निवोर है, फॉर एग्जांपल मैन एंड लायन। तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और अ नंबर इन अ यूनिट एरिया। तो यहां पे बच्चे एक लॉ आता है, लिंडमैन का लॉ आता है 1942, द लॉ ऑफ 10% लॉ। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स फॉर द एनर्जी डिमांड्स। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। It means only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. तो हमेशा जैसे सन से ट्री के पास जाएगा, प्लांट्स के पास, प्लांट्स से हर्बीवोर्स के पास, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स के पास, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे 90% जो है बेटा एनर्जी लॉस हो जाएगी और सिर्फ 10% क्या करता है? आगे पास ऑन होता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज 10% लॉ, लिंडमैन लॉ भी कहते हैं इसको। ठीक है बच्चा। फिर अगर हम फूड चेन की बात करें, फूड चेन बेटा दो तरीके का फूड चेन होता है। एक ग्रेजिंग फूड चेन है, बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स विच कैप्चर सोलर एनर्जी एंड पास ऑन द एनर्जी टू द फूड चेन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ठीक है। प्रोड्यूसर से गोट, गोट से मैन। और डेट्राइटस फूड चेन क्या है बच्चे? इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड कंसिस्ट ऑफ डीकम्पोजर्स, मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो डेड लीफ से वुड लाउस एंड वुड लाउस से ब्लैक बर्ड। तो ये
इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन, व्हाट इज डेट्राइटिस फूड चेन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। फिर इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। किसने दिया? एल्टॉन ने दिया, एल्टॉन, इसलिए इसको हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। ठीक है बच्चे। द ट्रॉफिक structure of an ecosystem is represented in a form of ecological pyramids. The base of each pyramid represent the producers or the first trophic level, while the apex जो top है उसका it represents the tertiary और top level consumer. The 3 types of ecological pyramids are, सबसे पहला पिरामिड कौन सा आता है बच्चे? पिरामिड ऑफ नंबर। देखिए तो पिरामिड ऑफ नंबर में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर जो है किसी भी जगह पे, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ नंबर के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा वो किसका है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का। फिर उसका नंबर किसका होगा? प्राइमरी कंज्यूमर का। सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे कम होगा, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा? टर्शरी कंज्यूमर का। तो ये कैसा है? अपराइट है, ये अपराइट है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दो, अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, ट्री इन अ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे ये किसका है? ये इन्वर्टेड बना देगा, ये इन्वर्टेड बना देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो टॉप कार्निवोर्स होंगे उनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा, और जो ट्री क्योंकि एक है ना, तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड शो करता है। ठीक। और यहाँ पे ये कैसा शो कर रहा है? दिस एग्जाम्पल इज ऑफ अपराइट पिरामिड। ठीक है बच्चा। इसी बेसिस पे अगर हम दूसरा देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या कहता है? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ बायोमास। तो एग्जाम्पल क्या है आप देखेंगे, अपराइट का एग्जाम्पल है इन केस ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो देखिए ग्रासलैंड में हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नंबर है, बायोमास जो है सबसे ज़्यादा इसका है। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर जो है उसका उससे कम नंबर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे कम नंबर, और सबसे कम नंबर क्या होता है? टॉप कंज्यूमर का नंबर होता है ना। तो ये कैसा है? अपराइट है, दिस इज अपराइट, ये अपराइट है ना। और दूसरा देखें अगर आप, इन्वर्टेड का एग्जाम्पल क्या है? इन केस ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उसका नंबर कम है, एल्गी कम होते हैं, और उसके ऊपर फीड करने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, उनका नंबर ज़्यादा, उनका बायोमास ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है उनका, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर का वेट ज़्यादा होगा। तो ये कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। क्या एग्जाम्पल है? पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम ये इसका एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेड एग्जाम्पल बताइए पिरामिड ऑफ बायोमास का। ठीक है बेटा। देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, है ना बच्चे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। इट इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा it is always upright because energy is always lost as heat at each step. तो हर उसमें हमने अभी बात की लिंडमैन लॉ की कि हर उसमें सिर्फ 10% आगे जा रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, और यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जो फ्लो एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इस वजह से इट इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है। कभी भी टर्शरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर को एनर्जी नहीं मिलनी, कभी भी सेकेंडरी से प्राइमरी को नहीं मिलना, कभी भी हर्बीवोर से प्लांट को एनर्जी नहीं मिलना, है ना, कभी भी प्लांट से सन को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज अपराइट। इंपॉर्टेंट, हमेशा अपराइट रहेगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो प्राइमरी प्रोड्यूसर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन इन टर्शरी कंज्यूमर। ये देखिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? इट इंक्लूड्स अ सिंपल फूड चेन विच नेवर एग्जिस्ट इन अ नेचर। इट
नेवर कीप एन अकाउंट ऑफ सेम स्पीशीज बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल्स, कभी भी उसका अकाउंट नहीं रखता है. इन इट स्पाइट ऑफ द वाइटल रोल प्लेड बाय द सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स, दे आर नॉट गिवन एनी पोजिशंस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड. तो आप देख रहे हैं डिकम्पोजर्स का, सेप्रोमाइट्स, उनका रोल बहुत ज़्यादा वाइटल है, लेकिन फिर भी उनको इन तीनों इकोलॉजिकल पिरामिड्स में कहीं कोई जगह नहीं मिली है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है कट चुका है आपके सिलेबस से. ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अब हम इसके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो देखिए बच्चे, सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी में. प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद से बनाते हैं. ठीक है, फिर सेकंड वन क्या है, बी क्या है, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड है, अभी मैंने बताया आपको इसके बारे में, है ना. फिर नेक्स्ट वन इज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोडक्टिविटी इज. तो लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में लाइट ज़्यादा अंदर तक डीप पेनिट्रेट नहीं करता है ना. फिर उसके बाद देखें, कॉमन डेट्राइटिवोर्स इन आवर इकोसिस्टम इज अर्थवॉर्म है इसका एग्जाम. अर्थवॉर्म इज द बेस्ट डेट्राइटिवोर्स. फिर बात आती है द मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ. ओशन में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है. ठीक है बच्चा. फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन. तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन होगी किसकी होगी, डीकम्पोजर्स की होगी. बैक्टीरिया एंड फंगाई सबसे ज़्यादा होते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है. फिर क्वेश्चन देखें, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल किसका होगा, जू प्लैंकटन का होगा. ठीक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर जू प्लैंकटन फीड करते हैं. तो ये क्वेश्चन भी किया हमने. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर. तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, कोई भी इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं है. प्रोड्यूसर हमेशा प्राइमरी रहता है ना. सेकेंडरी प्रोड्यूसर कोई नहीं होगा. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ PAR इन द इंसिडेंट. तो 2 to 10%, अभी देखा हमने 2 to 10% होता है. फिर ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटिस फूड चेन हमने डिस्कस किया. प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन डिस्कस किया. अपराइट एंड इन्वर्टेड डिस्कस किया हमने. फूड चेन एंड फूड वेब डिस्कस किया. लेटर एंड डेट्राइटस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कस किया. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक आ जाएगा. ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात की हम लोगों ने. पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास डिस्कस किया अभी हमने. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया. फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिस्कस किया हमने. डीकम्पोजिशन, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है इसके अंदर. तो इसके अंदर जो है आपका डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हमने लीचिंग पढ़ा, हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ा, मिनरलाइजेशन पढ़ा, है ना. ये सारी चीज़ें इसके वो हैं. फिर गिवन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो जो है हमेशा 10% एनर्जी फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्लांट, प्लांट टू प्राइमरी हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, है ना. तो ये एनर्जी फ्लो है. तो ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए अभी हमने. कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा. देखिए, नीट 22 में क्वेश्चन आया है डिकम्पोजिशन के ऊपर. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस is degraded into a simpler substances by the microbes. This statement is true. Decomposition is faster if detritus is rich in lignin and chitin. This is wrong. ये क्या होगा, स्लो होगा, है ना. तो यहां पर आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिलरेट फॉस्फोरस साइकिल. फॉस्फोरस साइकिल कौन बढ़ाता है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स वो करता है, बढ़ाता है ना. फिर नीट 22 का एक और क्वेश्चन है. डेट्राइटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज. डेट्राइटिवोरस जो ब्रेक डाउन करते हैं वो क्या कहते हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन. ठीक है बेटा. फिर देखिए, नीट 21 का क्वेश्चन है. इन इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP. तो हमने क्या बात की थी, रेस्पायरेशन लॉस होता है R. ठीक है बच्चे. फिर देखिए, नीट 21 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है. क्या क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, देखेंगे जरा.
pyramid of biomass in sea is generally upright. This is wrong. It is inverted. pond ecosystem पढ़ा था ना बच्चे हम लोगों ने कि इसमें inverted होता है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. इट इज नॉट करेक्ट. नीट 17 में क्वेश्चन आया है विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास. सबसे ज़्यादा बायोमास जो है वो किसका होगा, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है बच्चे. फिर नीट 16 में आया द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम आर. तो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल जो होते हैं इनका कैसा होगा बच्चे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है इसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होंगे, क्योंकि वहाँ लाइट तो जाएगा नहीं, है ना. फिर नीट 16 में क्वेश्चन आया द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय. तो पहली चीज़ हमने अंडरलाइन किया था A.G. टेंसले. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. फिर देखिए नीट 18 में क्वेश्चन आया है व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा. सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम. अब ग्राम की बात आ रही है यानी कि बायोमास की बात कर रहे हैं हम, है ना. प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 10 ग्राम. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर सबसे कम है, सबसे कम अगर ये है तो ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास होगा. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे. फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड. तो हमेशा इन्वर्टेड जनरली कौन सा इन्वर्टेड रहता है, तो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी इज पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड रहता है. ठीक है बच्चे. सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा अच्छे से. किसी तरीके का डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे. ओके, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.